मैं संतोष कुमार मिश्रा, प्रवक्ता बिहारी लाल इंटर कॉलेज दनकौर, गौतम बुद्ध नगर। हम आप लोगों को आज पढ़ाएंगे समाशोधन गृह एवं बैंक ग्राहक संबंध किस प्रकार के होते हैं। इससे पहले हम आप लोगों को 4 भाग पढ़ा चुके हैं, ये 5वां भाग आपका चल रहा है समाशोधन गृह एवं बैंक ग्राहक संबंध। समाशोधन गृह का इतिहास। समाशोधन गृह जो हमारा है सबसे पहले इटली में स्टार्ट हुआ है। इटली में समाशोधन गृह का प्रयोग किया गया और यह हमें उसके बाद इंग्लैंड में उसका प्रयोग हुआ। समाशोधन गृह के अंतर्गत क्या होता है कि एक बैंक अन्य कई बैंकों के साथ मिलकर हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के उसका चेकों का क्लियरेंस करते हैं। इसे क्लियरेंस हाउस के नाम से भी जाना जाता है। ये न्यूयॉर्क का क्लियरेंस हाउस है जो बहुत बड़ा वो है। तो हमारे देश में इसका प्रयोग बहुत बाद में हुआ है। हमारे देश में सबसे पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद यह काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने लगा। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक या अन्य सहायक बैंक भी इस कार्य में लीन हुए। समाशोधन गृह से आशय ये क्या होता है, जैसे एक हमारा एक सेंट्रल हाउस होता है, वहाँ पर बैठकर अन्य जितने भी एक जगह के, एक शहर के, एक क्षेत्र के जितने भी बैंक होते हैं उनके चेकों का आपस में क्लियरेंस होता है, अर्थात कम से कम पैसे में उनका आपसी समझौता होता है और लेन देन होता है। इस प्रकार जो है हम उसको जो है प्रयोग करते हैं और वही कार्य जो करता है उसे हम समाशोधन गृह के नाम से कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, ये हमारा सेंट्रल क्लियरेंस हाउस है। इस क्लियरेंस हाउस में एक बैंक है, इसके चेक दिए गए हैं, दूसरा बैंक है उसके चेक दिए गए हैं। अब इस बैंक के मान लीजिए इस बैंक पर 2000 रुपये वसूली करने हैं और इस बैंक से इस बैंक पर 3000 रुपये वसूली करने हैं, तो ये 3000 रुपये इसे देगा और ये 2000 इसे देगा। इस प्रकार यह दोनों अपने चेकों को क्लियरेंस हाउस में ले जाएंगे और आपसी लेन देन होगा। तो यह बैंक 1000 रुपये उसे देकर सेटलमेंट कर लेगा और बाकी इसी प्रकार 3, 4, 5, 6 कई बैंक होते हैं, आपसी लेन देन होते हैं। उन सबका लेन देन में आपस में क्लियर होकर किसी 1-2 बैंक को थोड़ी मोड़ी रकम देकर भुगतान समाधान किया जाता है। इस प्रकार के गृह को समाशोधन गृह या निकासी गृह के नाम से जानते हैं। समाशोधन गृह की कार्य प्रणाली कैसे है, इसको हम आपको विस्तृत बता रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर 4 बैंकों के बारे में दिया गया है, कै, ख, गै, घ। ये हमारे 4 बैंक हैं। ये बैंक हमारे कै है। इसे लेना है कितना, 3500 रुपये और देना है 3000। इससे पहले हम आपको बताते हैं विभिन्न प्रकार से प्राप्त होने वाली राशि का एक चार्ट दिखाते हैं, उसके बाद से समझाते हैं। जैसे हमारे पास बैंकों की देय राशि है। ये बैंकों की देय राशि है। इसमें 4 बैंक हैं, कै बैंक, ख बैंक, ग बैंक और घ बैंक। ये 4 बैंक हैं। उसी प्रकार यह जो है प्राप्त करने वाले बैंक हैं, कै बैंक, ख बैंक, ग बैंक और घ बैंक। ये विभिन्न प्रकार के बैंक हैं जो प्राप्त करने वाले हैं। अब इस चार्ट से जो हमें स्पष्ट हो रहा है वह यह हो रहा है कै बैंक है। कै बैंक से कुछ प्राप्त नहीं करेगा, यहाँ पर इसके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ये ख बैंक से 1500 रुपये प्राप्त करना है। कुल गै बैंक से 1000 रुपये प्राप्त करना है और घ बैंक से 1000 रुपये। इस प्रकार 1000, 2000, 3500 कुल कै बैंक को 3500 रुपये प्राप्त करने हैं। सभी बैंकों से मिलाकर ख, ग और घ से 3500 कै बैंक को प्राप्त करना है। उसी प्रकार ख बैंक को कै बैंक से 1000 प्राप्त करना है। ख को ख से कुछ भी प्राप्त करना नहीं होता है। ख को ग से 500 रुपये प्राप्त करना है और ख को घ से 1250 रुपये प्राप्त करना है। इस प्रकार 1000, 1500, 1250 कुल 2750 रुपये प्राप्त। ख बैंक कुल 2750 रुपये प्राप्त करेगा। अब ग बैंक क्या है, वह 750 रुपये कै बैंक से प्राप्त कर रहा है। कै बैंक से उसे 750 मिल रहे हैं, ख बैंक से उसे 250 मिलेंगे। ग को ग से कोई लेन देन नहीं होना है और ग को घ से 1750 रुपये प्राप्त करने हैं। तो कुल
1000 और 1750, 2750 रुपये इसे प्राप्त करने हैं ग बैंक को। घ बैंक को क बैंक से 1250 प्राप्त करने हैं। घ बैंक को ख बैंक से 1750 प्राप्त करने हैं। घ बैंक को ग बैंक से 500 प्राप्त करने हैं। घ बैंक को घ बैंक से कुछ भी प्राप्त नहीं करने हैं। इस प्रकार उसे कुल घ बैंक को 3500 रुपये प्राप्त करने हैं। तो कुल प्राप्त होने वाली राशि 3500, 2750, 2750 प्लस 3500, 35 7000 और 11 12500 रुपये। तो कुल सभी बैंकों को मिलाकर 12500 रुपये प्राप्त करने हैं। कै ख ग घ चारों बैंकों को मिलाकर 12500 रुपये प्राप्त करने हैं। अब देना कितना है? कै बैंक को 1000 ख को देना है, 750 ग को देना है, 1250 घ को देना, कुल 3000 रुपये देना है। कै बैंक को 3000 रुपये देना है। उसी प्रकार ख बैंक को कै बैंक के लिए 1500 देना है, ग बैंक को 250 देना है और घ बैंक को कुल देना है 1750, अर्थात ख बैंक को कुल 3500 रुपये देना है। अब तीसरे नंबर पर आता है ग बैंक। ग बैंक को किसका देना है? 1000 रुपया तो कै बैंक के लिए देना है, 500 रुपया ख बैंक को देना है और 500 रुपया घ बैंक को, कुल 2000 रुपये देना है। इसी प्रकार घ बैंक को क्या करना है? घ बैंक को 1000 तो कै को देना है, 1250 ख को देना है, 1750 ग को देना है। इस प्रकार कुल 4000 रुपये देना है। इस प्रकार कुल कितना देना है? 3000, 3 6500, 6 2 8500, 12500, सभी बैंकों को मिलाकर 12500 देना है। 12500 प्राप्त करना है और 12500 देना है। तो इसका निपटारा किस प्रकार किया जाएगा इन चारों बैंकों का? तो यह समाज शोधन गृह बताएगा कि इन बैंकों के बीच का आपसी निपटारा किस प्रकार किया जाना है। तो इनके लिए वो क्या करता है, ये आता है समाज शोधन गृह किस प्रकार कार्य कर रहा है। समाज शोधन गृह का जो कार्य है वह यहाँ पर लागू होता है। अब कै बैंक को पिछले उदाहरण में मैंने देखा चार्ट में, जो कै बैंक है उसे कितना लेना है? 3500 और देना कितना है? 3000। इस प्रकार कै बैंक को कुल जो है 500 रुपया लेना पड़ रहा है, अर्थात वह लेना तो सिर्फ 3500 है, देना आपको 3000 है, तो कुल मिलाकर 500 रुपया उसे लेना है। उसी प्रकार ख बैंक को कुल 2750 लेना है और 3500 रुपये देना है, कुल देना है 3500। अब उसे कितना लेना है? देना ज़्यादा है तो 750 उसे देना है, कुल 750 रुपया ख बैंक देगा। ग बैंक जो है वो 2750 लेगा और 2000 देगा। इस प्रकार 750 उसे लेना होगा। अब घ बैंक यह 3500 लेना है और 4000 देना है, यानी 500 रुपये उसे देना है। इस प्रकार इस चार्ट से क्लियरिंग हाउस में कुल क्लियर हो गया कि 500 रुपया सिर्फ एक सभी बैंकों से मिलाकर कुल मिला के 500 रुपया लेना है, बस और कुछ नहीं करना है। इसे 750 देना है, इसे 750 देना है और इसे 500 देना है। ऐसे में अब क्या होगा? अब कुल मिलाकर यह ए बैंक जो है, डी बैंक ए बैंक के लिए 500 रुपये का चेक लिख देगा और ये जो है बी बैंक ग बैंक को यानी सी बैंक के लिए 750 का चेक। दो चेकों में सभी लेन देन हमारे क्लियर हो जाते हैं। इस प्रकार का जो लेन देन होता है उसे हम बैंक समाज शोधन गृह के नाम से जानते हैं। बैंक समाज शोधन गृह की कार्यप्रणाली है, यानी इतना बड़ा जो लेन देन था, कई हजारों का, कई बैंकों का आपसी सिर्फ 2 चेकों से निपटारा हो गया। इससे समय और धन दोनों की बचत हो गई। इस प्रकार को हम भारत में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा, फिर भी यह इस प्रकार की कार्यप्रणाली होती है। समाज शोधन गृह के मुख्य लाभ एवं महत्व। लाभ एवं महत्व एक ही है। क्या होता है ये अक्सर पूछा जाता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नंबर 1, भुगतान में सुविधा। समाज शोधन गृह के भुगतान में सुविधा होती है, अर्थात बड़े बड़े कई बैंकों के आपसी लेन देन को वो चुटकियों में निपटारा कर लेते हैं और 1 या 2 चेक के माध्यम से उनका सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता है। मुद्रा के
उपयोग में मितव्ययता, यानी कम खर्चे में मुद्रा का यूज हो जाता है। मुद्रा का बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना पड़ता है, मुद्रा का कम प्रयोग करना पड़ता है और कम प्रयोग के माध्यम से वह यूज हो जाता है। जोखिम से मुक्ति, अर्थात इसमें किसी प्रकार का रिस्क या जोखिम नहीं होता है, यह पूरी तरह से जोखिम से मुक्त होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर लेन देन आसानी से हो जाता है। समय और धन की बचत, बैंक समाधान विवरण में यहाँ पर बैंक समाज शोधन गृह में समय और धन दोनों की बचत होती है। अर्थात यहाँ पर जो हम कई दिन से क्लियरेंस एक बैंक से दूसरे बैंक चेक ले दौड़ते, उन सब चेकों का वही निपटारा हो जाता है और उनके जो है कम धन में ही काम चल जाता है। अधिक मात्रा में कोष की आवश्यकता नहीं, अधिक मात्रा में बहुत ज़्यादा कोषों की आवश्यकता भी नहीं होती है, अर्थात कम कोष से ही काम चल जाता है, क्योंकि इसमें 10-15 बैंकों में 2-4 के चेक से ही काम चल जाता है। लाखों का निपटारा 10,000 या 5,000 में हो जाता है। इस प्रकार अधिक कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गैर सदस्य बैंकों को सुविधा, इसमें गैर सदस्य बैंक को भी काफ़ी सुविधा होती है, अर्थात गैर सदस्य बैंक जो होते हैं, जो उसके मेंबर नहीं होते हैं, वह बैंक भी इस समाज शोधन गृह का लाभ उठा सकते हैं, अर्थात उनके चेकों का भी भुगतान समय से हो जाता है। चेकों के प्रयोग में वृद्धि, इसमें चेकों के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि होती है, अर्थात चेकों से लेन देन को प्रोत्साहन मिलता है, साख पत्रों का विस्तार होता है, कम मुद्रा में काम चल जाता है, जो देश के विकास में बहुत सहायक होता है कि कम मुद्रा का अधिक से अधिक कैसे यूज किया जाए, यह समाज शोधन गृह के माध्यम से संभव होता है। बैंकों की कार्य क्षमता में वृद्धि, बैंक अपने कार्य क्षमता में वृद्धि रखते हैं, अर्थात समाज शोधन गृह के माध्यम से उनकी कार्य प्रणाली एवं कार्य क्षमता विकसित होती है और इस प्रकार समाज शोधन गृह बहुत ही यूजफुल है। किसी भी देश के विकास के लिए इसका बहुत ज़्यादा योगदान होता है। समाज शोधन गृह के दोष, जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, गुण हैं तो दोष हैं, उसी प्रकार हमारे समाज शोधन गृह के भी कुछ दोष हैं। नंबर 1, सदस्यता के कठोर नियम। समाज शोधन गृह के जो हैं वो सदस्यता के कठोर नियम होते हैं, जिसका पालन करना प्रत्येक बैंक के बस के बाहर की बात है, अर्थात सभी बैंक इस नियम का कठोरता से पालन नहीं कर पाते हैं। नियमों में एकरूपता का अभाव, जो नियम होते हैं अलग अलग समाज शोधन गृह के अलग अलग नियम होते हैं, एक नियम नहीं होते हैं, एक पॉलिसी नहीं होती है, अतः भिन्न भिन्न बैंकों में अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, तो इस प्रकार यहाँ पर एकरूपता का अभाव पाया जाता है। अपर्याप्त संख्या, यानी कि जो समाज शोधन गृह की जितनी पर्याप्त संख्या होनी चाहिए हमारे देश में भी नहीं है, अन्य जगह भी नहीं है, यानी उतनी मात्रा में समाज शोधन गृह नहीं है, यानी इनकी कमी महसूस होती है, जिसके कारण जैसे वो काम करना चाहिए ऐसा सुदृढ़ ढंग से ये काम नहीं कर पाते हैं। पृथक पृथक नियंत्रण, अलग अलग नियंत्रण, समाज शोधन गृह में अलग अलग नियंत्रण होता है, अर्थात इनका नियंत्रण अलग अलग किया जाता है। इस प्रकार इसमें जो होता है, जो भी चीज़ें रहती हैं, यानी इनका कंट्रोलिंग पावर अलग अलग होने के कारण उनके जो एकरूपता है उसमें अंतर आता है। भारत में ही कहीं रिजर्व बैंक, कहीं स्टेट बैंक, कहीं अन्य बैंक द्वारा इस पर समाज शोधन गृह का कार्य करता है। विदेशी समाज शोधन गृह का अभाव, भारत में विदेशी समाज शोधन गृह का अभाव पाया जाता है। भारत में विदेशी समाज शोधन नहीं है, जबकि विदेशी बैंक है उनके समाज शोधन गृह होना चाहिए और इसकी कमी जो है महसूस होती है, तो इस प्रकार हम विदेशों में जो लेन देन होता है उनका समाज शोधन नहीं कर पाते हैं, तो इस प्रकार विदेशी समाज शोधन गृह का अभाव पाई जाती है। जो भारतीय समाज शोधन गृह है ये लोकल के चेकों का क्लियरेंस करते हैं, आपसी चेकों का भुगतान करते हैं जो वो रहते हैं, जबकि दूर दराज या बाहर के जो चेक होते हैं उनके पेमेंट में देरी होती है, उनका समाज शोधन क्लियर नहीं हो पाता है। इस प्रकार यह समाज शोधन जो है इसके दोष हैं। भारत में समाज शोधन गृह की स्थिति, भारत में जो समाज शोधन गृह है वर्तमान समय में अभी पर्याप्त नहीं है। 1036 समाज शोधन गृह जो हैं यहाँ पर कार्यरत हैं। 1036 में हमारे जो इस चार्ट के माध्यम से बता रहे हैं, ये 11 समाज शोधन गृह तो हमारे पास जो होते हैं वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हैं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सिर्फ बहुत थोड़े मात्रा में, क्योंकि उसके कुल देश में एक हेड ऑफिस और 11 ब्रांची हैं, तो 11 बाकी जगहों पर एक अधिकांश भाग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके सहायक बैंकों द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उस पर बहुत अधिक मात्रा में काबिज है। और दूसरा ये है उसके सहायक सहयोगी बैंक जो अब उसी में मर्ज हो गए हैं, तो सहयोगी बैंक, स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक मिलाकर इतना भाग है, अर्थात लगभग 1000 उस पर समाज शोधन गृह पर इन स्टेट बैंक और सहयोगी बैंकों का ही दबदबा है। उसके बाद अन्य पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं, कुछ जगहों पर 2-4 जगहों पर अन्य पब्लिक सेक्टर के बैंक भी कार्यरत हैं। तो यह उनका जो है स्थिति है। तो भारत में ये क्लियरिंग हाउस की स्थिति है। भारत में अभी इसके विस्तार की आवश्यकता है, अर्थात भारत में जो है समाज शोधन गृह में अधिक से अधिक डेवलप करने की आवश्यकता है। अगला पार्ट, बैंक ग्राहक संबंध। बैंक और ग्राहकों का क्या संबंध होता है? ये दोनों एक की जो है कड़ी हैं, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बैंक ग्राहकों में कैसा संबंध होता है? बैंक में लेन देन करता है तो एक प्रकार कभी बैंक ग्राहक होता है, कभी जो है जनता जो खाता खुलवाती है वह ग्राहक होती है, यानी आपस में लेन देन होता है। अगर बैंकों का ग्राहकों से संबंध न हो, अच्छा संबंध न हो, तो देश में बैंकिंग विकास की कल्पना करना भी बेकार है, क्योंकि कोई भी बैंकिंग विकास बिना ग्राहक के सुदृढ़ संबंध से नहीं स्थापित होता है। तो बैंक ग्राहकों के बीच क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले हमें बैंक से आशय, बैंक कौन है? बैंक वह संस्था है जो मुद्रा का लेन देन करती है, अर्थात द्रव्य एवं मुद्रा, चेक, बिल, हुंडी आदि का लेन देन करती है, धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है, चेक का पेमेंट करती है। ये सब कार्य करने वाली संस्था को हम बैंक कहते हैं। यानी कुल मिला के वह ऐसी जगह जहां हम पैसे का लेन देन करते हैं, साथ में चेक का पेमेंट करते हैं, धन का हस्तांतरण कराते हैं, इन सब सुविधाओं को करने वाले को हम बैंक में आते हैं। यह हमारे बैंक होते हैं। तो बैंक देखने में जहां भी हम इस तरह के काम करते हैं वो हमारे बैंक के अंतर्गत आते हैं। ग्राहक क्या होता है? अब वो जो बैंक है वो मुद्रा का लेन देन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है? जो बैंक में जमा करता है, जो बैंक से लेता है, बैंक में अपने धन को सुरक्षित रखता है, बैंक को धन का हस्तांतरण करवाने जाता है, वो सारे के सारे ग्राहक होते हैं। तो वो ग्राहक होते हैं। तो वो बैंक में कहने का मतलब पैसा जमा करने वाला, उधार लेने वाला, धन को सुरक्षित रखने वाला, ये विभिन्न प्रकार के लोग हमारे क्या होते हैं, बैंक के ग्राहक की श्रेणी में आते हैं। अब इन दोनों में क्या संबंध है? बैंक और ग्राहक में मधुर संबंध है नहीं है? जब तक मधुर संबंध नहीं होगा तो बैंकिंग का विकास नहीं होगा। ये संबंध कैसे होते हैं, ये संबंध कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो बैंक और ग्राहकों में कौन कौन से संबंध हैं? देखिए, बैंक और ग्राहकों के बीच में पारस्परिक 2 प्रकार के संबंध होते हैं। एक सामान्य संबंध होते हैं और एक विशेष संबंध होते हैं। तो सामान्य संबंध यानी कि यह मुख्य रूप से इन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए बैंक ग्राहक संबंध बनाया जाता है, यही मेन संबंध होते हैं। और विशिष्ट संबंध जब देखते हैं तो अन्य प्रकार इन सामान्य संबंधों के अतिरिक्त और जो भी कार्य इन दोनों के बीच में होता है वो विशेष संबंध के रूप में होता है। लेकिन मुख्यतः हमारा जो है सामान्य संबंध आगे डेवलप करते हैं। तो सामान्य संबंध में कौन कौन है? जो हमारे बैंक और ग्राहकों के बीच में सामान्य संबंध है, उन सामान्य संबंधों में पहला संबंध है ऋणदाता और ऋणी का संबंध। ऋणदाता ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला। तो ऋणदाता और ऋणी का संबंध क्या होता है? जब बैंक में ग्राहक अपने धन को जमा करता है तो बैंक लेने वाला हो गया, तो बैंक ऋणी हो जाता है। और जो पैसा जमा करने वाला है, जो विभिन्न प्रकार के खाते देकर जमा करता है, वह ऋणदाता होता है। इसके विपरीत विभिन्न कार्यों के लिए बैंक भी लोगों को ऋण देती है। तो जिस समय बैंक ऋण देने का कार्य करती है तो वह बैंक ऋणदाता हो जाती है, और जो बैंक से ब्याज पर पैसा लेता है वह ऋणी हो जाता है। इस प्रकार बैंक और ग्राहक दोनों के बीच में जब हम संबंध देखते हैं तो ऋणी और ऋणदाता का संबंध होता है कि कहीं पर बैंक ऋणी होता है, ग्राहक ऋणदाता, कहीं पर ग्राहक ऋणदाता होता है, बैंक ऋणी। इस प्रकार का दोनों के बीच में संबंध स्थापित होता है। अगला है प्रतिनिधि
या अभिकर्ता यानी एजेंट एवं प्रधान का संबंध। बैंक और ग्राहकों के बीच एजेंट और प्रधान का भी संबंध होता है। एजेंट क्या होता है? एजेंट वो होता है जो अपने ग्राहकों के लिए कार्य करता, अपने स्वामी के लिए कार्य करता है। कार्य करने के बदले में कुछ कमीशन वगैरह वसूल करता है। वह हमारा क्या होता है? प्रतिनिधि या अभिकर्ता। तो बैंक भी अपने ग्राहकों की ओर से विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। चेक, बिल, हुंडी का भुगतान करते हैं, अभिगोपन का काम करते हैं, धरोहरधारी धरोहरधर्ता का काम करते हैं, उनके लिए सूचनाएं एकत्रित करते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के काम बैंक करता है। तो जब बैंक काम करता है उसके बदले में वह उसके खाते से ही पैसा काट लेता है, यानी कलेक्शन कार्ड से पैसा को काट लेता है। जब पैसा काट लेता है तो इस प्रकार बैंक एक अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में, एजेंट के रूप में काम करता है। इसके विपरीत प्रधान जो होता है वो ग्राहक हो जाता है। ग्राहक अपना काम करवाता है, अपने धन का हस्तांतरण करवाता है, चेकों की वसूली कराता है, अपने LIC वगैरह का पेमेंट करवाता है, विभिन्न प्रकार के काम बैंक को सौंपता है और वो विभिन्न प्रकार के काम के बदले में कुछ पैसा देता है। तो इस प्रकार ग्राहक जो होता है वो प्रधान के रूप में होता है। तो बैंक और ग्राहक में एजेंट एवं प्रधान का संबंध होता है। धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता का संबंध। बैंक में लॉकर्स आदि की सुविधाएं होती हैं। तो लॉकर्स आदि में जो ग्राहक होता है अपने बहुमूल्य कागजात, प्रॉपर्टी, संपत्ति, धन, गहने, जेवर, जायदाद यानी अन्य विभिन्न प्रकार की सुविधाओं को बैंक में जमा करता है। उसके बदले में कुछ शुल्क देता है। शुल्क के बदले में जो होता है जितना भी वह, तो ऐसे केस में धरोहरधारी यानी जो बैंक धरता है अपने यहाँ, वह धरोहरधारी जो ग्राहक होता है वो धरोहरधारी देता है, और जो बैंक होता है वो धरोहर करता होता है। अर्थात वह विभिन्न प्रकार, हर बैंकों में एक लॉकर की सुविधा होती है जिसकी एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी ग्राहक के पास होती है। जब दोनों चाबी लगाई जाती है तभी वो लॉकर्स खुलता है। इसके बदले में बैंक आप बहुमूल्य चीज़ों को सुरक्षित रखता है। उसका वो लॉकर्स का वार्षिक एक मामूली सा किराया लेता है। इस प्रकार इन दोनों के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को धरोहरधारी और धरोहरकर्ता के रूप में हम जानते हैं। तो इस प्रकार बैंक के 3 सामान्य संबंध हैं: ऋणदाता एवं ऋणी का संबंध, एजेंट एवं प्रधान का संबंध, धरोहरधारी एवं धरोहरकर्ता का संबंध। ये मेन संबंध होते हैं। इन संबंधों का पालन बैंक और ग्राहक को करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संबंध होते हैं जिसे हम विशेष संबंध के रूप में जानते हैं। विशिष्ट संबंध, ये विशेष संबंध या विशिष्ट स्पेशल संबंध है। ये कौन कौन से संबंध हैं जो बैंक और ग्राहकों के बीच में होता है? तो वह मेनली एजेंट और प्रधान जो बीच वाला दूसरा संबंध उसमें ये शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अलग से किया गया है विशिष्ट संबंध। विशेष संबंध में पहला संबंध होता है चेकों के भुगतान का दायित्व। प्रत्येक बैंक का अपने ग्राहकों के चेकों के भुगतान का दायित्व होता है। अर्थात जो भी ग्राहक चेक लिखता है उस चेक का पेमेंट बैंक समय पर करता है। इस प्रकार उस चेक का पेमेंट करने का दायित्व बैंक के ऊपर निर्भर रहता है। खातों की गोपनीयता बनाए रखने का दायित्व, प्रत्येक बैंक को अपने ग्राहकों के खातों को गोपनीय बनाए रखना होता है। अर्थात वह उनके द्वारा जो भी खाते होते हैं उन खातों को गोपनीय बना के रखता है, अर्थात उसकी सूचना अन्य किसी को नहीं देता है। बैंक का ग्रहण अधिकार, बैंक जब कोई चीज़ गिरवी रख के उधार देती है तो उस प्रकार उसको ये अधिकार मिलता है कि वह उसकी अगर भुगतान न समय से करे तो वह उसके ऋण आदि का ग्रहण करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। तो इस प्रकार बैंक जो ग्राहक में ग्रहण अधिकार का संबंध होता है। आकस्मिक व्यय लेने का अधिकार, बैंक विभिन्न प्रकार के कार्य अपने ग्राहकों की ओर से करता है। जब विभिन्न प्रकार के कार्य करता है उसके बदले में कुछ खर्चा होता है, कलेक्शन चार्ज होता है, जैसे NEFT कर रहे हैं, उसमें छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो समस्त खर्चे अपने ग्राहकों से वसूल करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार का संबंध उसका होता है। ब्याज लगाने का अधिकार, बैंक जब ऋण देता है, अधिविकर्ष देता है, नगद साख देता है तो उस पर
ब्याज लेने का अधिकार रखता है। इस प्रकार का संबंध रखता है तो अपने ग्राहकों से वह समय समय पर उसे दिए गए ऋण पर ब्याज पाने का अधिकारी हो जाता है। कुर्की का आदेश। जब बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है, ऋण देने के बाद समय से उसकी किस्त की वसूली नहीं होती है, तो जब किस्त की वसूली नहीं होती है तो बैंक के द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि उसकी चल अथवा अचल संपत्ति का कुर्की करा दिया जाए। तो ऐसे आदेश अपने विशिष्ट संबंध का प्रयोग करते हुए बैंक अपने ग्राहकों के संपत्ति के कुर्की का आदेश दे देता है। समय सीमा विधान से मुक्ति। बैंक अपने ग्राहकों की ओर से दिए गए समय सीमा के विधान से मुक्त होता है, अर्थात उनकी समय के अंदर समस्त चीज़ों का पेमेंट करने का उत्तरदायी होता है। लास्ट होती है सेवाएं। बैंक अपने ग्राहकों को समय समय पर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती है। अभिगोपन है, ये तो हर तरह की सेवाएं, आर्थिक सलाह है, हर तरह की सेवाएं वह देने का कार्य करती है। इस प्रकार के विशिष्ट संबंधों का उनका पालन होता है। इसी प्रकार अब आप लोगों ने इस पाठ में क्या सीखा? इस पाठ से आप सबसे पहले सीखे बैंक समाज शोधन गृह क्या होता है, उसकी क्या क्या कार्यप्रणाली है, बैंक समाज शोधन गृह के कौन कौन से गुण या दोष, लाभ या हानि है, और भारत में उसकी क्या स्थिति है। तो एक प्रश्न बनता है समाज शोधन गृह से क्या समझते हैं, उसकी कार्यप्रणाली समझाइए। दूसरा है समाज शोधन गृह के गुण दोष बताइए। तीसरा प्रश्न आता है यहाँ पर बैंक ग्राहक संबंध। बैंक ग्राहक संबंध में कौन कौन से, बैंक और ग्राहकों के बीच में कौन कौन से संबंध है उसका वर्णन कीजिए। तो बैंक ग्राहकों के बीच में आपके संबंध बताया गया, सामान्य संबंध और विशेष संबंध। सामान्य में 3 संबंध और विशेष में 5-7 संबंध बताए गए हैं। अब इसी प्रकार आपका पहला यूनिट आज समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट मिलेंगे अगले यूनिट पर। धन्यवाद।